गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वैसे तो हमारा फंक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पर फिर भी जो कुछ प्लस टू में भी है, कुछ जेई में भी है, वो एक दो टॉपिक रह रखे हैं, वो देख लो। आज ये फंक्शंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, फंक्शंस की डेफिनेशन आप सभी को क्लियर हो गई होगी शायद, आज तक बहुत लेक्चर हो चुके हैं। तो फंक्शंस को ना बहुत तरीके से बांटा जाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को डिवाइड करना अलग अलग वे में। जैसे कि अगर कंट्रीज हैं हमारी, ये भी क्या है, फिर लोगों का डिवीजन ही तो है भाई। कुछ यूएस में रहते हैं, कुछ इंडिया में रहते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई अलग कंट्री का नाम है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो किस बेस पे कर रहे हो। जैसे मान लो फंक्शंस के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, और ये सब भी आपके पूरे सिलेबस में नहीं है, कोई एक दो एक्स्ट्रा ही है। जैसे कॉन्वेव, कॉनकेव, ये कॉलेज टाइम में आता है, बाकी सब तो प्लस टू तक का है। तो देखो, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस होता है एलिमेंट्स की इमेजेस के बेस पे। जैसे कोई फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, मैनी वन है, इन टू है। अब वन वन का मतलब क्या होता है भाई, सभी अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग जगह जाने चाहिए। ऑन टू का मतलब क्या होता है भाई, जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे कोई बचना नहीं चाहिए। मैनी वन का मतलब क्या होता है, वन वन का उल्टा। वन वन कहता है सब अलग अलग जगह, फिर मैनी वन क्या कहता है भाई, कम से कम दो तो ऐसे मिलने चाहिए जो सेम जगह पे जा रहे हैं। अब इनटू का क्या मतलब हुआ, इनटू का मतलब होता है ऑन टू का उल्टा। ऑन टू क्या होता है कि भाई उधर जहाँ पे जा रहे हैं ए से बी, तो बी में कोई बचना नहीं चाहिए। इनटू का क्या मतलब हुआ, फिर भाई बी में कुछ बच जाए तो उसको क्या कहेंगे, इनटू। ऐसे ही इसी कैटेगरी में ये आते हैं, ये मैं लिखना भूल गया था तब। तो पीरियोडिक, इवन और ओड फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं भाई, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम दे रिपीट देमसेल्व्स। जैसे आपने कभी वेव फंक्शन या कुछ ऐसा कुछ देखा होगा, तो देखो ये फंक्शन यहाँ से यहाँ जैसा दिख रहा है वैसा ही आगे, फिर वैसा ही आगे, फिर वैसा ही आगे। तो इतनी इतनी रेंज के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, है ना। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस। इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6। इवन पावर वाले नहीं, इवन फंक्शन का मतलब होता है जिनमें तुम x को माइनस एक्स पुट करने पे भी कोई फर्क ना पड़े। देखो यहाँ पे मान लो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स जो है वो मेरे पास अगर क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, और वो क्या होता है अगेन एक्स स्क्वायर। तो x की जगह अगर मैं माइनस एक्स रखा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। जैसे अब एफ ऑफ एक्स अगर मैं एक्स क्यूब ले लूं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा मेरे पास, माइनस एक्स का क्यूब, क्योंकि एक क्यूब में से माइनस क्या जाएगा बाहर। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर इनपुट में माइनस रखने से कोई फर्क ना पड़े वो इवन, इनपुट में माइनस रखने से माइनस बाहर आने लगे वो ओड, जो थोड़े थोड़े टाइम बाद सेम चीजें रिपीट कर रहा हो वो पीरियोडिक। वन वन, ऑन टू, मैनी वन, इन टू, आप सबको पता है। अब देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, चलो इसके बारे में बता देते हैं। ये होते हैं जैसे पैरामीटर प्रॉपर्टी। पैरामीटर प्रॉपर्टी मतलब किस तरह की बाउंड्री बन रही है। जैसे मान लो आपके पास कोई ये एक फंक्शन है बॉक्स टाइप, भाई ऐसा तो वैसे तो कोई जल्दी से फंक्शन बनता नहीं, पर हम बना सकते हैं। एक अलग लाइन ये ले लो, एक लाइन ये ले लो, एक लाइन ये और एक लाइन ये, 4 लाइनों से बना एक फंक्शन। तो कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, तुम उस फंक्शन में जहां कहीं भी दो जगह पेन टिकाओ, पहले मैंने यहाँ पे टिका लिया और एक यहाँ पे, मान लो इन दोनों को मिलाओ, मिला दिया। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली जो लाइन है ना, क्या वो लाइन कंप्लीटली इसी बॉक्स के अंदर है, तब तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स। अदरवाइज ये क्या होगा, कॉनकेव। जैसे मान लो ये नीचे वाला फंक्शन है, इसमें मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट लिया यहाँ, इन दोनों को मिलाया, ये लो भाई मिला दिया। तो क्या इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पूरी की पूरी लाइन इसी के अंदर है, नहीं है। क्यों, इतना इतना पोर्शन का है उसका बाहर है। तो ये ऐसा फंक्शन क्या होता है, कॉनकेव। अब होता है एक कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, जिनका अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो कभी टूटे ना। मतलब पेन को एक बार रख दो और जब तक पूरा फंक्शन नहीं बन जाए पेन उठना नहीं चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या कहते हैं भाई, वो अब नॉन कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ पहले, कि भाई कहीं ना कहीं हमारा पेन उठ जाए उसको फंक्शन को बनाते टाइम, तो इसी जगह पे ये क्या हुआ, नॉन कॉन्टिन्यूअस।
तो कॉन्टिन्यूस का मतलब सीधा सा होता है कनेक्टेड। कनेक्टेड मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कहीं भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए फंक्शन, वो क्या हुआ, कंटिन्यूस। फिर डिफरेंशिएबल क्या हुआ, डिफरेंशिएबल ये कहता है कि टूटा हुआ तो होना ही होना नहीं चाहिए, और कहीं भी ऐसा फंक्शन भी नहीं मिलना चाहिए जहाँ पे ऐसा कुछ आ जाए, जहाँ पे भाई एकदम से सब कुछ चेंज हो जाए। तो कॉन्टिन्यूटी तो क्या कहती है, चाहे चेंज हो या कुछ भी हो, बस टूटना नहीं चाहिए। और डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है, टूटना भी नहीं चाहिए और कहीं भी ऐसा एकदम से चेंज नहीं आना चाहिए जहाँ पे ये बिल्कुल शार्प पॉइंट मिलने लगे। आपके +2 में आएंगे, मैं सिर्फ थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ, अगर याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर थोड़ा बहुत समझ सकते हो तो आपको जो असाइनमेंट मिले हैं उनमें एक एक दो दो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। अब मैं सबको तो क्लासीफाई नहीं कर सकता, पर जितने हो सकते हैं मैं बता देता हूँ कि इनको ये छोड़ दो वो छोड़ दो, पर अगर कहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप कर भी सकते हो। एक जैसे ग्राफ के ऊपर होता है, अब ग्राफ, अब बोलोगे सर ग्राफ भी तो यही था, ये भी तो ग्राफ ही, ये भी तो ग्राफ ही है। ये ग्राफ की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन हम इसकी बाउंड्री व इसकी शेप देख रहे हैं सिर्फ, या कॉन्वेक्स कॉनकेव में हम क्या देख रहे थे, शेप। शेप के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव। ये भी ग्राफ प्रॉपर्टी है, क्योंकि ग्राफ बनाने के बाद ही डिस्कस करते हैं। तो ये ग्राफ की कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि भाई अगर तुमने कोई प्रिडिक्शन की है या कुछ भी किया है, जैसे मान लो तुमने एक फंक्शन बनाया किसी भी चीज का, मान लो सैलरी का, इनपुट है पीपल्स नेम और आउटपुट है उनकी कोरस्पॉन्डिंग सैलरी। तो हर एक आदमी की अलग अलग सैलरी होती है, ये वैसे भी 1 फंक्शन तो बन जाएगा, किसी की दो की सेम भी हो सकती है, तो मैनी वन भी बन सकता है ना। अब बताओ, अब क्या अगर उसका फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएं, तो मान लो एक साइड अगर हम यहाँ पे लिख दें पीपल और दूसरी साइड के लिख दें सैलरी, तो मान लो 10 टीचर हैं, तो फर्स्ट की सैलरी यहाँ पे है, मान लो ये है, सेकंड की सैलरी ये है, थर्ड की सैलरी ये है, फोर्थ की सैलरी ये है, फिफ्थ की है। तो ये डॉट डॉट बने हैं ना, तो ये डॉट डॉट अगर ये पूरा ऐसा होता फंक्शन, पूरी की पूरी लाइन होती, तब तो ये क्या था, कॉन्टिन्यूस। लेकिन अब ये क्या है, सिर्फ डॉट डॉट, मतलब फंक्शन बीच में से हर जगह टूटा हुआ है, तो ये फंक्शन कैसा नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस में ये चीजें आप +2 में पढ़ोगे, वैसे तो बिल्कुल डीप में। कॉन्टिन्यूस के लिए पहले स्पेस भी अलग होने चाहिए। एक और होता है ग्राफिकल बिहेवियर। ग्राफिकल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे आप ले लो f(x = x²। अब x में जितना बड़ा नंबर रखते जाओगे ना, उतनी बड़ी वैल्यू आती जाएगी। 2 रखोगे तो 4 आएगी, 3 रखोगे तो 9 आएगी। तो 3 जो है वो 2 से बड़ा था, तो 9 भी किससे बड़ा होगा, 4 से। ऐसे जितना बड़ा आउटपुट रखते जाओ उतना ही बड़ा क्या, जितना बड़ा इनपुट रखोगे उतना ही बड़ा आउटपुट आ जाए, उसको तो क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। और अगर जितना बड़ा इनपुट को तो तुम बड़ा करते जाओ लेकिन आउटपुट छोटा होता जाए, उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये कई बार पूछे जाते हैं एज CBSE में भी, और इनका ना आगे बहुत यूज है। हर एक मतलब जब आप कंप्लीट पेपर दोगे IIT JEE का या किसी का भी, उसमें ना ये तो पता नहीं, ये थोड़ी ना कहेगा कि ये इस कैटेगरी से आए, इस कैटेगरी से आए, उसमें तो सब कुछ एक साथ होता है। तो सब कुछ एक साथ देखने के लिए आपको पहले सब कुछ अलग अलग पढ़ना पड़ता है, वही मैं कर रहा हूँ। अब देखो, आज हम सीखेंगे कुछ काउंटिंग करना। काउंटिंग करने का क्या मतलब है कि फंक्शंस कितने होते हैं, एक सेट से दूसरे सेट पे कितने फंक्शन पॉसिबल है। देखो जैसे मान लो आपके पास 2 सेट हैं, ये सेट A है और ये सेट क्या है, B। A में कितने एलिमेंट हैं, n। कौन कौन से एलिमेंट हैं, A1 A2 A3 AN तक। B में कौन कौन से एलिमेंट हैं, B1 B2 B3 Bn तक। ठीक है, तो A1 जो सेट है, अब एक बात बताऊं, फंक्शन बनाना है मैं यहां से यहां पे। ठीक है, तो A1 कहां जा सकता है, B1 पे जा सकता है, हाँ भाई। B2 पे, हाँ भाई। B3 पे भी, हाँ भाई। ऐसे किसी भी एक पे जा सकता है वो। तो जो A1 है उसके लिए कितने रास्ते हैं, कितनी चॉइसेस हैं, m चॉइसेस हैं। मान लो A1 जो है वो B1 पे गए, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। A2 किस पे जा सकता है, क्या A2 B1 जो A1 मान लो A1 किस पे गया है, B1 पे, तो क्या A2 B1 पे नहीं जा सकता है, या क्या और कोई भी B1 पे नहीं जा सकता। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें 1 चाहिए, on2 चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन चाहिए। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ का हर एक एलिमेंट सिर्फ एक पे जा सकता है।
मतलब A2 किसी भी एक पे जा सकता है, A3 भी किसी भी एक पे, AN भी किसी एक पे। और दूसरी कंडीशन क्या होती है फंक्शन की, इनमें से कोई बचना नहीं चाहिए भी जो कहीं जाए ना, है ना। उसके बाद आते हैं 1 1 on 2 तो अलग से। अब देखो A1 के लिए कितने रास्ते हैं, M। तो A2 के लिए भी कितने हुए, M। क्यों, क्योंकि जो जहां पे A1 जा रहा है वहां पर भी A2 भी जा सकता है। मान लो A1 गया B1 पे, A2 भी कहाँ जा सकता है, B1 पे भी जा सकता है, B2 पे भी, B3 पे भी, और कहाँ पर भी, BM पर भी। तो A2 के लिए भी कितने रास्ते हैं, M। ऐसे ही सभी के लिए कितने कितने रास्ते हैं, M रास्ते हैं। वो किसी एक पे भी जा सकते हैं, किसी अलग अलग भी जा सकते हैं, हमें नहीं पता, हम वो काउंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये काउंट कर रहे हैं फंक्शन कितने हैं। तो एक बात बताओ, इसके लिए M रास्ते, इसके लिए भी M, इसके लिए भी M, इसके लिए भी M, इसके लिए भी M, और ये हैं कितने टोटल, N। अब एक देखो जॉब्स कितनी है, N, और वेज कितने हैं, M फॉर ईच, है ना। जॉब कितनी है, N, उनके करने के तरीके कितने हैं, M, हर एक को। तो बताओ पहले जॉब को करने के कितने तरीके थे, M तरीके, दूसरी जॉब को कितने हैं, M, तीसरी को भी कितने हैं, M, फोर्थ को भी कितने हैं, M। ऐसे कितनी बार हैं, N टाइप्स, है ना। ये क्या होगा, M की पावर N। देखो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया था मैंने आपको पहले एक बार। मान लो किसी काम, आपके पास 5 तरह के काम है और हर एक काम को करने के 3-3 तरीके हैं। आपके पास कितने काम हैं, 5, और हर एक को करने के कितने कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। तो मान लो आपने पहला काम उठाया, उसको आप तीनों में से किसी एक तरीके से कर सकते हो, दूसरा, और उसके साथ साथ 5 में से कोई भी एक और काम कर सकते हो, है ना। तो मान लो आप इसको ऐसे समझो, मान लो आप पढ़ रहे हो, आपके पास 3 बुक हैं और 2 नोटबुक हैं, ठीक है। बुक कौन कौन सी है, मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री, ठीक है। नोटबुक किस किस की है, मान लो एक रेड कलर की है, एक ब्लू कलर की है, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे, अब वो टास्क क्या है आपके पास, आपको पढ़ना है, तो आपको बुक भी चाहिए और नोटबुक भी, है ना। तो आप क्या पता मैथ पढ़ रहे हो, और मैथ के साथ नोटबुक क्या पता रेड वाली ली हो या ब्लू वाली, और क्या पता आप साइंस पढ़ रहे हो उसके साथ रेड या ब्लू, है ना। तो मैथ के लिए कितनी चॉइसेस, पी रेड भी और ब्लू भी। ऐसे ही इसके लिए भी रेड और ब्लू, और इसके लिए भी रेड और ब्लू, है ना। अब अगर वो आपको ये कह रहा है कि तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं या अलग अलग पढ़ने हैं, वो अब उस पर डिपेंड करता है। देखो अब अगर वो ये कह रहा है कि सब कुछ एक ही साथ पढ़ना है, वो तो वैसे पॉसिबल नहीं हो सकता, पर अगर कोई कह दे आपके पास टास्क है आपको सब कुछ एक साथ करना है, तो देखो कितने तरीके बने। मैथमेटिक्स पढ़ने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। साइंस पढ़ने के कितने तरीके हुए, 2। हिस्ट्री पढ़ने के कितने तरीके हुए, 2। तो 2 तरीके हुए। अब अगर आपको पता है कि मैथ पढ़ रहा हूं तो मैं साइंस नहीं पढ़ सकता उसी टाइम, और उसी टाइम में क्या नहीं पढ़ सकता, हिस्ट्री। तो जब 2 काम एक साथ ना हो पाते हो उसे तो क्या कहते हैं, एडिशनल रूल। और जब 2 काम एक साथ हो पा रहे हो उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो जब ये बताओ, अब या तो इसके कितने तरीके होंगे, 2, इसके भी कितने तरीके हैं, 2, और इसके भी कितने तरीके हैं, 2। पर ये तीनों काम एक साथ नहीं हो सकते, या तो आप एक टाइम पे मैथ ही पढ़ोगे या साइंस ही या फिर हिस्ट्री, तो इनके बीच में क्या आएगा, प्लस, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके पास ये टास्क होता, थोड़ी देर के लिए मान लो बस, कि आपको सब कुछ एक ही साथ पढ़ना है ना, तो कितने तरीके होते, 2 × 2 × 2। तब एक साथ के लिए क्या आता है, मल्टीप्लाई, और अलग अलग के लिए क्या आता है बीच में, प्लस। तो अब इनको तो एक साथ मैप, फंक्शन में तो ये सारे मैप होने चाहिए ना, तो A1 कहीं जाएगा, A2 कहीं जाएगा, मतलब ये सारे एक साथ होने चाहिए। और हर एक के लिए कितने कितने रास्ते हैं, M। तो M × M कितनी बार, M की पावर N। ये क्या होते हैं, टोटल फंक्शंस। अब आते हैं हम नंबर ऑफ 1 फंक्शंस पे। देखो वही मान लो आपके पास एक सेट है A जिसमें n एलिमेंट्स हैं, एक है सेट जिसमें कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट्स। तो 1 फंक्शन क्या कहता है, अगर मान लो A1 जाएगा, A1 चला गया B5 पे, तो बाकी कोई भी AI, या AI का मतलब क्या है, A1 A2 कुछ भी, वो किस पे नहीं जाएगा फिर, B5 पे, अदरवाइज फंक्शन 1 नहीं बचेगा। तो मान लो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं n किससे बड़ा है, m से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल इधर 20 है, इधर 15 है, ठीक है।
तो क्या 20 एलिमेंट 15 पे अलग अलग तरीके से जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। क्यों भाई? भाई मान लो A1 B1 पे गया, A2 B2 पे गया, A3 B3 पे गया, A4 B4 पे गया, A5 B5 पे गया। ऐसे ही A15 किस पे जाएगा? B15 पे। लेकिन जो A16 आएगा वो तो इन्हीं में से एक पे जाना पड़ेगा ना। और ये तो सारे पहले ही फिल हो चुके हैं भाई। आप कह रहे हो ना M कितना है? 15, तो ये कितना हुआ? B15 तक है। और आपने कौन सा फंक्शन लिया है? मान लो f ऑफ AI किस पे जाएगा? BI पे। मतलब A1 किस पे जाएगा? B1 पे। A2 किस पे जाएगा? B2 पे। ऐसे A15 किस पे चला गया? B15 पे। तो A16 के लिए तो कोई बचा ही नहीं ना, जिसपे कोई गया ना हो अब तक। तो A16 को तो इन्हीं में से किसी एक पे दोबारा जाना पड़ेगा। मान लो B1 पे चला गया तो 2 एलिमेंट एक पे जाएंगे कम से कम, है ना। A17 भी इन्हीं में से किसी पे जाएगा, A18 भी इन्हीं में से किसी पे जाएगा, और बचा कोई है नहीं इधर। तो जब तक इधर वाला बड़ा है और इधर वाला क्या है? छोटा, कभी भी 1-1 फंक्शन बन ही नहीं सकता। मतलब अगर n किससे बड़ा है? m से, तो a से b के बीच में 1-1 फंक्शन तो कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। अब जब अगर पॉसिबल हो तो कितने होंगे? अब देखो वही A1 में A में n एलिमेंट्स हैं, B में m एलिमेंट्स हैं। अब बताओ A1 के पास कितने रास्ते हैं? कितने? वो B1 पे जा सकता है, B2 पे भी जा सकता है, B3 पे भी, ऐसे किसी भी M तक कितने पे भी जा सकता है। ठीक है, तो उसके A1 के पास कितने रास्ते हुए? M रास्ते। अब A2 के पास कितने रास्ते बचे? भाई मेरे को नहीं पता A1 गया कहाँ है, पर एक पे तो गया है। अब टोटल मेरे पास यहाँ पे M थे, उनमें से एक पे A1 चला गया है, और 1-1 कहता है कि अब कोई दूसरा जहाँ वहां नहीं जाएगा जहाँ पे A1 पहले जा चुका है। तो कितनी चॉइसेस बची? एक कम, है ना भाई। उसके पास M थी तो उसके पास कितनी बची? M-1। क्यों? क्योंकि एक पे तो ये A1 चला गया है। ऐसे A3 के लिए, A2 के लिए कितनी चॉइसेस हुई? M-1। A3 के लिए कितनी हुई? M-2। तो A10 के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? A10 का मतलब A9 तक सारे जा चुके हैं, तो वो 9 प्लेस ले चुके हैं ना। तो 9 प्लेस ले चुके हैं, तो मतलब वो 9 चॉइसेस तो खत्म हो गई। टोटल कितने थे पास आपके पास? M। उसमें से कितने फिक्स हो चुके हैं प्लेसेस? 9। तो कितने बचे? M-9। तो आप एक पैटर्न देख पा रहे होंगे, जब यहाँ पे 10 है तो कितना हो रहा है? -9। यहाँ पे 3 है तो कितना माइनस हो रहा है? 2। तो जब यहाँ पे n होगा तो कितना माइनस होगा? n-1। तो m-n-1। अब देखो, एक काम को करने के m रास्ते, दूसरे काम को करने के m-1 रास्ते, तीसरे काम को करने के m-2, 10th काम को करने के m-n, nth काम को करने के कितने तरीके हैं? m-n-1। तो टोटल हमारे पास 1-1 फंक्शन कितने बने? सो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस फ्रॉम A to B, इसमें n एलिमेंट है, इसमें कितने m? कितने होंगे? 0। अगर n किससे बड़ा है? m से। और अगर n किससे छोटा है? m से, तब कितने होंगे? m इंटू m-1 इंटू m-2 इंटू m-3 इंटू m-n-1। अब देखो, अभी एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो जैसे ये कह रहा है कि 1-1 फंक्शन बताओ A से B पे। अगर A में 10 एलिमेंट हैं और B में मान लो 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो भाई अगर 10 एलिमेंट को अगर अलग अलग जगह जाना है तो कितनी जगह चाहिए? 10 जगह चाहिए। तो इसके पास तो है ही एक, ये 5 है। तो मतलब कोई भी फंक्शन क्या नहीं बनेगा? 1-1 तो नहीं बनेगा। टोटल फंक्शन कितने होंगे इसके पास? 5 की पावर 10। टोटल तो कितने होंगे? 5 की पावर 10। 1-1 कितने होंगे? एक भी नहीं, 0। समझ में आया? अब देखो जैसे उल्टा ले लो, A से B बताओ। इधर 5 एलिमेंट है, इधर कितने एलिमेंट है? 10 एलिमेंट, ठीक है। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? 10 की पावर 5, ठीक है। और 1-1 फंक्शन कितने होंगे? 1-1 फंक्शन मतलब 10-1, 10-2, 10-3, कहाँ तक? 10-5-1 तक, है ना। तो 5-1 मतलब 4 तक, तो 10-3 तक तो पहुंच ही चुके थे, तो 10-4 तक। ये कितना हुआ? 9 इंटू 8 इंटू 7। ये पहले के लिए कितना आएगा? 10।
है ना। हम बोलते हैं ना कि क्या फॉर्मूला था, m इंटू एम माइनस वन कहाँ तक, m माइनस एन माइनस वन तक। तो m तो कितना है यहाँ पे, m इधर वाला होता है और n ये होता है, ये n है और ये क्या है m। तो m कितना है 10, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और कहाँ तक n माइनस वन मतलब 4 तक। तो 10 में से 4 गए तो कहाँ तक मतलब 6 तक। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे वो क्या आएंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। अब आते हैं हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शन कैसे, ऑन टू का मतलब क्या होता है, इस साइड में कुछ नहीं बचना चाहिए भाई। तो देखो मान लो n है और इधर क्या है m, n 5 है और m क्या है 6। तो 5 एलिमेंट जो यहाँ पे मान लो a1 a2 a3 a4 a5 है और यहाँ पे b1 b2 b3 b4 b5 और b6 है। तो क्या 5 एलिमेंट कभी भी 6 पे जा सकते हैं, कभी नहीं, क्योंकि फंक्शन क्या कहता है, एक एलिमेंट एक पे ही जाएगा। 2 एलिमेंट सेम एलिमेंट पे जा सकते हैं, वो मिनिमम कहता है, पर फंक्शन तो है ना। तो दिक्कत क्या है भाई, a1 मान लो b1 पे चला गया, a2 b2 पे चला गया, तो a5 भी किस पे चला गया, b5 पे। लेकिन इसके पास थे कितने, b6 तक थे। तो हमारे पास तो पहले सारे खत्म हो गए और एक को 2 पे हम भेज नहीं सकते, वो फंक्शन की डेफिनेशन पूरी नहीं होती फिर। तो 5 तो बस ज्यादा से ज्यादा कितने पे जा सकते हैं, 5 पे। क्या पता है 5 के 5 एक पे जा रहे हो, क्या पता 5 के 5 अलग अलग पे जा रहे हो, तो भी कितने कवर कर पाएंगे, 5। छठा तो फिर भी बचेगा ना, तो बच गया। तो बच गया तो मतलब क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो मतलब जब तक n क्या है m से, n इज लेस देन m, कभी भी क्या नहीं बनेगा, ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। और अगर n किससे बड़ा है, m से, तो बेटा ये टॉपिक समझने के लिए आपको जो हम कल से जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पहले वो सीखना पड़ेगा। इसमें बहुत ड्रास्टिकली वो टॉपिक यूज होता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, वही जो मैं बता रहा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो आज आपका फंक्शन जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो गया है, इनफैक्ट IIT लेवल। अगर आपको कोई पेपर मिले प्रीवियस ईयर का, IITs का या AIEEE का या और अदर कोई कंपटीशन एग्जाम, जैसे ओलंपियाड होते हैं, PRMO होता है या ISFO होता है। PRMO तो हाँ +2 तक होता है। तो आप PRMO का पेपर गूगल कीजिए या फिर किसी IIT का प्रीवियस ईयर का कोई पेपर, JEE मेंस का, एडवांस का, उसमें जितने भी फंक्शन रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन मिले ना, भाई ये 1-1 है या ये ऑन टू है, इसमें कितने 1-1 ऑन टू फंक्शन है, इसमें कितने रिलेशन है, इसमें कितने सेट हैं, इसमें कितने सबसेट हो सकते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह, सेट थ्योरी, रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड कुछ भी मिले, सब कुछ सोल्व करके देखो। कोई भी प्रॉब्लम आए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के पास होता ही है, जस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी। पर अगर किसी को जाना है वहां तक, IIT तक, तो बेटा पहली बात और लास्ट बात यही है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि IIT कभी भी सिंपल क्वेश्चन नहीं देती है कि भैया आपको ये करके दिखा दो, और वो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं होता है, पर आपको बिल्कुल वो ना पीक पॉइंट पकड़ते हैं। अगर बच्चे को ये बात पता है तो ये क्वेश्चन वो 1 सेकेंड में कर देगा, अगर नहीं पता है तो आप चाहे पूरे दिन लगे रहो, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो वही मैं कर रहा हूं अभी तक, आपको जितनी डिटेल्स दे सकते हैं दे रहे, फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो हम देखेंगे, पर आपको ये करना है, ठीक है। वो असाइनमेंट जो मैंने आपको कल भेजा था जिसमें 29 या 30 क्वेश्चन थे, बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, उसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, आंसर की भी दी हुई हैं। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को डाउट पूछ सकते हो।